Hello everyone. Today we discuss about the explanation of stability of alkenes and chemical reaction of alkenes. सर्वप्रथम हम देखेंगे एल्किनों का स्थायित्व किस प्रकार से होता है। तो एल्कीन में कौन सा बंध पाया जाता है? डबल बॉन्ड। और उससे जुड़े हुए एल्किल समूहों में जैसे जैसे वृद्धि होती जाएगी उनके स्थायित्व में वृद्धि हो जाती है। इसका क्या कारण है कि उसका स्थायित्व क्यों बढ़ता है? तो उसका कारण डेवार ने दिया कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसके अनुसार द्विबंध के पाई कक्षकों का प्रतिस्थापी एल्किल समूह के सिग्मा कक्षक के साथ आंशिक अतिव्यापन होता है। इसी अतिव्यापन के द्वारा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन द्विबंध के पास वाले कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध में थोड़ा सा कौन सा गुण आ जाता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर। यही कारण है कि प्रोपीन में CH3 व CH डबल बॉन्ड CH2 के मध्य की दूरी 1.50 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एकल बंध दूरी 1.53 एंगस्ट्रॉम से कुछ ही कम है। तो यहाँ हम देखें कि ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला पाई बंध, और इसके पास जो मैथिल ग्रुप है तो इसके जो सिग्मा बंध हैं और उसके जो पाई बंध हैं इसमें एक दूसरे के मतलब कि जो सिग्मा बंध है उसमें डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, और इस कारण से अति संयुग्मन के कारण इनमें स्थायित्व बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के अति संयुग्मन को हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे हम यहाँ प्रोपीन देखें तो ये 1 2 3, तो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जो फर्स्ट वाला है वो इस वाले के जो सिग्मा बंध है और हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या होता है? अति संयुग्मन। इस प्रकार से तो किसी एल्कीन में जितने अधिक एल्किल समूह होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इस प्रकार सेकंड प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनेंगी। किसी एल्कीन में जितनी अधिक संख्या में अनुनादी या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उस एल्कीन का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। यही कारण है कि एल्किल समूहों की संख्या बढ़ने से किसी एल्कीन का स्थायित्व उतना ही अधिक हो जाएगा। यदि हम प्रोपीन की संरचना फर्स्ट और अति संयुग्मन द्वारा बनी अनुनादी संरचनाओं सेकंड को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लगता है कि प्रोपीन की तुलना में एक सहसंयोजक बंध कम हो गया है, अर्थात इस अनुनाद में अति संयुग्मन या सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन कहा जाता है। मुक्त मूलकों व कार्बोकैटाइनों के स्थायित्व को भी हम अति संयुग्मन के द्वारा प्रभावित करते हैं, लेकिन उसमें मूलक या आयन को किसी बंध का बलिदान नहीं देना पड़ता है, अतः उसे हम क्या बोलते हैं? समसंयोजी अति संयुग्मन या आइसोवेलेंट हाइपर कॉन्जुगेशन। इन एल्कीनों का स्थायित्व सर्जन नियम के आधार पर, चूंकि अधिक शाखाओं वाला एल्कीन अधिक स्थायी है अतः उसके बनने की संभावना भी क्या होती है? अधिक होती है। अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीनों की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम 6 भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ये देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सेकंड है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रियाएं, थर्ड है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फोर्थ है बहुलीकरण अभिक्रियाएं, फिफ्थ है प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और सिक्स्थ है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। इसमें सर्वप्रथम हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब एल्कीनों की किसी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया की जाती है तो अभिकर्मक के प्रभाव से एल्कीन अणु में इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव होता है। फलस्वरूप एक कार्बन परमाणु पर धनावेश और दूसरे परमाणु पर क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। ऋणावेशित कार्बन पर तुरंत इलेक्ट्रॉन स्नेही जुड़ जाता है। वह मंद तथा क्रिया के वेग निर्धारक पद द्वारा एक कार्बोकैटायन बनता है, जो कि नाभिक स्नेही के साथ संयुक्त होकर एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है।
इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। जैसे हम यहाँ देखें, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसकी हम किसी इलेक्ट्रॉन्स्नेही अभिकर्मक के साथ क्रिया कराते हैं फर्स्ट स्टेप में, तो उसमें क्या होता है? कार्बोकैटायन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो ये कार्बोकैटायन है तीव्रता से योगात्मक में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्कीनों की कुछ प्रमुख इलेक्ट्रॉन्स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं निम्न। फर्स्ट हम देखेंगे हाइड्रोजनीकरण। तो निकल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कीन हाइड्रोजन के साथ योग करके क्या बनाती है? एल्केन बनाती है। जैसे हम यहाँ देखें, ये क्या है? एथीन, और हाइड्रोजनीकरण के द्वारा उत्प्रेरक की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एथेन में। इसी प्रकार से प्रोपीन है, हाइड्रोजनेशन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोपेन में। अब सेकंड हम देखेंगे हैलोजिनेशन या हैलोजिनीकरण अभिक्रिया। तो जब एल्कीनों की हैलोजन जैसे कि क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के साथ CCl4 जैसे अध्रुवीय विलायक में अभिक्रिया करवाई जाती है तो समीपवर्ती डाइहैलाइड बनते हैं। C डबल बॉन्ड C कि जब हम H2 से क्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे? समीपवर्ती डाइहैलाइड। तो एल्कीनों पर हैलोजन का योग विपरीत अथवा ट्रांस योग होता है। इसका कारण है कि एल्कीनों पर हैलोजन अणु का योग एक सिग्मा संकुल के द्वारा संपन्न होता है। यहाँ हम देखें, जो एल्कीन है हैलोजन से क्रिया करके सबसे पहले क्या बनाती है? एक पाई संकुल, जिसमें कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हैलोजन के साथ आंशिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है पाई संकुल। सेकेंड स्टेप में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा संकुल में। इस प्रकार से इस सिग्मा संकुल पर X माइनस का योग द्विबंधित कार्बन परमाणु से किसी भी परमाणु पर हो सकता है। दोनों स्थितियों में विपरीत ही होगा। इस पे भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है, लेकिन एडिशन किस प्रकार से होगा? ट्रांसपोजिशन। जैसे यहाँ फर्स्ट स्थिति पे हो, यहाँ हो जाएगा, और सेकंड स्थिति पे हो तो इस प्रकार से होगा। तो इस अभिक्रिया में पहले क्या बनता है? सिग्मा संकुल, और उसके बाद उस पर हैलाइड आयन का योग होता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि एल्कीन व हैलोजन के साथ यदि हम कोई अन्य हैलाइड डाल दे तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? मिश्रित हैलाइड बनते हैं। जैसे कि यदि हम ब्रोमीन की एथीन के साथ सोडियम क्लोराइड NaCl या Cl- आयनों की उपस्थिति में क्रिया करवाएं तो 1,2 डाइब्रोमोएथेन के साथ साथ 1 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेन भी बनता है। यहाँ देखें, एथीन है Br2 NaCl की प्रेजेंस में क्रिया करके क्या बनाता है? 1,2 डाइब्रोमोएथेन और साथ में 1 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेन भी बनाता है। अब हम देखेंगे इन उत्पादों का बनना किसके द्वारा? इसकी क्रियाविधि के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन है, पहले क्या बनाएगा? पाई संकुल बनाता है इस प्रकार से। फिर पाई संकुल किस में कन्वर्ट हो जाता है? सिग्मा संकुल में। फिर इसकी क्लोराइड आयन से क्रिया होगी की प्रेजेंस में होती है तो क्या होता है? इसका 1,2 ट्रांसयोग के द्वारा 1,2 डाइब्रोमोएथेन और 1 ब्रोमो 2 क्लोरोएथेन का निर्माण इस प्रकार से होता है। तो इस अभिक्रिया के उपयोग में हम कार्बन कार्बन द्विबंध की उपस्थिति अथवा असंतृप्तता का परीक्षण करते हैं। CCl4 ब्रोमीन का विलयन गहरे लाल रंग का होता है और समीपवर्ती डाइहैलाइड व एल्कीनें रंगहीन होती हैं। एल्कीन को ब्रोमीन विलयन में मिलाने से ब्रोमीन विलयन डाइब्रोमाइड बनने के कारण कैसा हो जाता है? रंगहीन। और इस प्रकार से किसी यौगिक द्वारा ब्रोमीन विलयन को रंगहीन करना उस यौगिक में क्या दर्शाता है कि उसमें कौन सा बंध उपस्थित है? कार्बन कार्बन द्विबंध। इसके अन्य एग्जाम्पल भी हम जैसे देखें, प्रोपीन है Br2 के साथ CCl4 के साथ वही ट्रांस योगात्मक बनाती है। इसी प्रकार से हम देखिए 2 मैथिल प्रोपीन की जब हम Br2 से क्रिया कराएंगे CCl4 की प्रेजेंस में तो 1,2 डाइब्रोमो 2 मैथिल प्रोपीन प्राप्त
होता है। अब थर्ड अभिक्रिया हम देखेंगे हाइड्रोहेलोजनीकरण। तो जब एल्कीनों को हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में हम HCl, HBr और HI से क्रिया करवाते हैं। इसका मैकेनिज्म किस प्रकार से कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पर जब हम HX की क्रिया, जिसमें कि इस पे आंशिक रूप से धनावेश है और X पे आंशिक रूप से ऋणावेश, क्योंकि हैलाइड आयनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो स्टेप होता है, उसमें क्या बनता है कार्बोकैटायन, और नेक्स्ट स्टेप में तीव्रता से क्रिया करके उत्पाद बनाता है। तो हम यहाँ एक बात ये ध्यान रखने की है कि यदि एल्किन सममित है तब तो कार्बन कार्बन द्विबंध के किसी भी तरफ हाइड्रोजन जुड़े और किसी भी तरफ एक्स जुड़े उसकी प्रकृति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात एक ही उत्पाद बनता है। जैसे कि हम एथीन और 2-ब्यूटीन पर HI के योग से क्रमशः एथिल आयोडाइड और 2-आइडोब्यूटेन बनते हैं। यह HI से क्रिया करेगा एथीन और ये सम्मित है इसलिए एथिल आयोडाइड। इसी प्रकार से 2-ब्यूटीन है, ये भी सम्मित है, दोनों तरफ मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके ये 2-आइडोब्यूटेन बनाता है। किंतु यदि असम्मित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग किया जाए तो 2 प्रकार के उत्पाद बनने की संभावना रहती है। जैसे कि यहाँ प्रोपीन पे देखें, इधर मैथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है और इधर हाइड्रोजन, तो जब HI से क्रिया करवाते हैं तो 1-आइडोप्रोपेन अथवा 2-आइडोप्रोपेन बनता है। तो उत्पाद की प्रकृति क्या हो इसका निर्धारण हम किस नियम के आधार पर करते हैं, मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है कि जब हाइड्रोजन हैलाइड अथवा किसी अन्य ध्रुवीय अणु का किसी असम्मित एल्कीन पर योग होता है तो उसका हाइड्रोजन अथवा धन विद्युतीय परमाणु उस कार्बन के साथ जुड़ेगा जिस पर कि पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, अथवा ध्रुवीय अणु का धन विद्युतीय भाग उस कार्बन से जुड़ा होगा जो कि कम प्रतिस्थापी हो। जैसे कि हम यहाँ देखें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये द्विप्रतिस्थापी है और इधर एक प्रतिस्थापी है। तो जब धन विद्युतीय भाग कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर जो कि कम प्रतिस्थापी समूह। तो उदाहरण के लिए जब हम C1 पर 2 हाइड्रोजन और जबकि C2 पर केवल 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अतः HI के योग में हाइड्रोजन परमाणु C1 पर जुड़ेगा न कि C2 पर। उत्पाद में क्या बनेगा 2-आइडोप्रोपेन। इसी प्रकार से 1-ब्यूटीन व 2-मैथिल प्रोपीन HI से क्रिया करके 2-आइडोब्यूटेन और 2-आइडो-2-मैथिल प्रोपेन बनाएंगे। जैसे ये 1-ब्यूटीन है और इसकी क्रिया किससे करवाई जाएगी, HI से, तो क्या प्राप्त होगा यहाँ 2-आइडोब्यूटेन, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ही हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक है। तो इस वाले कार्बन पे 2 हैं और इस वाले कार्बन में कितना है, 1 है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें 2-मैथिल प्रोपीन है, HI का योग होगा तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या अधिक है, यहाँ 1 भी नहीं है और यहाँ 2 है तो यहाँ जुड़ेगा और आयोडीन इस वाले कार्बन पे जुड़ेगा। तो क्या प्राप्त होगा हमें उत्पाद के रूप में 2-आयोडो-2-मैथिल प्रोपेन हमें इससे प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण। तो यदि हम हाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया विधि को गहराई से देखें तो मार्कोनिकॉफ नियम स्वतः ही स्पष्ट हो जाता है। उदाहरण के लिए हम प्रोपीन पर HBr की योग की क्रिया देखें तो यहाँ देखें हम ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर HBr स्लो स्टेप में क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है और ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी, और तीव्रता से क्रिया करके 2-ब्रोमोप्रोपेन बना लेता है। तो यहाँ हम देखें कि C2 पर एक मैथिल समूह जुड़ा हुआ है, प्लस I प्रभाव के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म C3 से
C2 की ओर विस्थापित है। अतः C2 कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन धनी। अतः पाई बंध के इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के द्वारा C1 पर जाएंगे, न कि C2 पर। और जब पाई इलेक्ट्रॉन C1 पर आएंगे तो स्वाभाविक है कि ऋणावेशित हो जाएगा और फलस्वरूप HBr का जो H है वो कहाँ पर अटैच होगा? C1 पर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन जाएगा, जो कि कैसा होता है? स्थायी। अतः अभिक्रिया इसी दिशा में चलती है। इसके विपरीत यदि हम यह सोचें कि इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के द्वारा जो पाई इलेक्ट्रॉन है C2 पर आए, इधर से इधर आए, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैथिल समूह का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई प्रभाव के कारण C2 व C3 बंध वाले इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ विस्थापित होंगे? C2। अतः पाई इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर क्या होंगे? विपरीत दिशा में जाएंगे। सेकंड रीजन हम ये भी कह सकते हैं कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन C2 पर आ भी जाएं और वह ऋणावेशित होकर H के साथ यहाँ जुड़ जाए, तो कौन सा कार्बोकैटायन बनेगा? प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा, जो कि क्या होगा? कम स्थायी होगा सेकेंडरी की तुलना में। अतः इस दिशा में अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे हम यहाँ देखिए, ये कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है? प्राइमरी। तो ये प्रोपीन है। जब HCl से क्रिया करवाएं तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है या 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और 2 डिग्री कार्बोकैटायन Cl- से क्रिया करके क्या बनाएगा? 2 क्लोरोप्रोपीन। तो यहाँ हम देखें कि जो ये है प्रोपीन और इसकी HX से क्रिया करवाएं तो ये कौन सा बन रहा है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और यहाँ क्या कर रहा है? प्राइमरी। तो इसकी एनर्जी सेकेंडरी की तुलना में अधिक होती है, अतः आसानी से ये वाला बनेगा और उत्पाद के रूप में 2 क्लोरोप्रोपेन ही हमें प्राप्त होगा। थैंक यू।